डिपेंडिंग ऑन टॉपिक। टेस्ट के डाउट्स बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 14, दैट्स इट। 11 और 11 भी ठीक है। आप लोगों में से कितने बच्चों ने कोशिश करी एडवांस वाली असाइनमेंट को ट्राई करने की? रेज़ हैंड। ईमानदारी से ट्राई करें तो क्या ट्राई करा? एक एक करके बात करूंगा। नहीं, कौन सा वाला? एक्सेल 1 करी, 2 करी, 3 करी? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are given by, पहली साइड दे रखी है 4x minus का 7y plus 10 equal to 0, अगली साइड है x plus y minus का 5 equal to 0, अगली साइड है 7x plus 4y minus का 15 equal to 0। अरे काहे टेंशन लेते हो? इसकी स्लोप बताओ क्या है? इसकी स्लोप क्या है? 4/7। इसकी स्लोप क्या है? -7। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? -1। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जिस पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा होता है वही क्या कहलाता है? ऑर्थो सेक्टर। तो सॉल्व कर लो इसको और इसको सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया होगा। एक ये आपने स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगल नहीं देखा होगा। जिन बच्चों ने ट्राई किया, किसने ट्राई किया था बताओ? कितना ट्राई किया हुआ था? पक्का सही है? पक्का सही है? और किसी ने इसका गलत हो वो बताओ। तो ट्राई किया था, थोड़ा सा छोड़ दिया था। मैंने आपको हमेशा बताया, दोबारा कह रहा हूं, जब भी ट्रायंगल की 3 साइडों का जिक्र किया गया होगा सबसे पहला आप चेक करेंगे क्या ये स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगल है। अगर है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना इट विल टेक टाइम टू डू इट। क्लियर होगी बात? डन? समझ आ गया सभी को? पक्का क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, ये बहुत क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इक्वेशन of the lines on which perpendicular from the origin, equation of the lines on which perpendicular from the origin makes angle 30 degree with the x-axis। किससे हुआ क्वेश्चन? किससे नहीं? लैंग्वेज समझ में दिक्कत आई? कोई बात नहीं, लैंग्वेज समझते। इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑन विच perpendicular from the origin makes 30 degree angle, equation of the lines on which perpendicular from the origin makes angle perpendicular from the origin makes angle 30 degree with the x-axis, 30 degree with the x-axis, and which forms a triangle of this। यानी ये O है, ये A है, ये B है, ये मान लो P है। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ो। अब देखो, आप समझ में आएगा डायग्राम को देख के। इक्वेशन ऑफ द, हम एक लाइन बना लेते हैं, लाइंस अपने आप आ जाएंगे, टेंशन छोड़ दो उसकी। इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑन विच, उस लाइन के ऊपर जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया गया, ओरिजिन से बना दिया गया मैंने ओ क्यू, एक परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ पी ले ली मैंने, पी यूनिट्स ले ली, मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, बना रहा है 30 डिग्री एंगल, एंड विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया विद द एक्सिस। इस लाइन ने एक्सिस के साथ मिलकर के एक ट्रायंगल का एरिया बनाया जिसका कि 50/√3 एरिया। समझ में आ गई बात? क्या पक्का क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यहाँ पर। पक्का 100% में? बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसको देखते ही एक मन में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? मुझे पता है इस लाइन की ओ क्यू की स्लोप क्या है, बताओ? tan 30 डिग्री है। ओ क्यू की स्लोप क्या है? कितनी? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। परफेक्ट है। अब स्लोप ऑफ ओ क्यू यानी 1/√3 इनटू स्लोप ऑफ ए बी, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों का प्रोडक्ट -1 आया ना? हर सीधा समझ आ रही बात है? पक्का? दोनों का स्लोप, क्योंकि यार मेरी नजर ना, वो कहते हैं ना अर्जुन वाली नजर होनी चाहिए। हमें क्या है यार, अपने को तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन को निकालने के लिए 2 बातें चाहिए होती है। क्या? स्लोप और एक पॉइंट। स्लोप मुझे साफ साफ दिख रही है यहाँ पर। भैया जब मुझे इस लाइन की स्लोप पता है तो इस लाइन की स्लोप तो निकाल ही सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। परफेक्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका, एक छोटा तरीका है। मैं आपको सिक्वेंशियली चलूंगा, बहुत छोटे तरीके में आपका आंसर आ जाएगा। सुनते चलो मेरी बात। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां से आपकी स्लोप आ गई ए बी की, वो क्या बन गई? -√3। परफेक्ट है क्या बात है? ए बी की स्लोप समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होती है। m यानी -√3 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्या मैं लिख सकता हूं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी।
क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? इसमें कोई टेंशन तो पक्का 100% है बात, ठीक है। अब सवाल उठता है मैंने इस लाइन की इक्वेशन क्यों ली, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? वाई को 0 करना चाहिए। वाई को 0 करा आपने तो ये वैल्यू क्या आ गई? c अपॉन रूट 3 कॉमा 0 दोनों सही है, परफेक्ट है बात। अब b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? x को 0 कर तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 कॉमा c दोनों सही है। नहीं समझ आ रहा? पक्का समझ आ रहा? 100%। बहुत बढ़िया। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 डिवाइडेड बाय रूट 3। ये लिख दिया मैंने 50 डिवाइडेड बाय रूट 3। कहना इससे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा बताओ जरा मुझे? 50 बाय रूट 3 इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस की लेंथ कितनी है? सी बाय रूट 3 कितनी है? सी बाय रूट 3 इनटू एल्टीट्यूड कितना है? सी। इसका क्या लगना चाहिए? मॉड। क्या लगना चाहिए? मॉड। सही है क्या? कोई टेंशन कंफ्यूजन इसमें? बहुत बढ़िया। अब रूट 3 से रूट 3 काट दिया, 50 टू 2 100 इक्वल टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो मॉड लगाना बेकार है, मॉड लगाना बेकार है, हटाया जा सकता है सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 10। 10 नहीं प्लस माइनस 10 क्या आ गई? प्लस माइनस 10। इसीलिए क्वेश्चन ने क्या कहा था? इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखा था, क्या लिखा था? लाइंस लिखा था। दो आंसर आ गए। आंसर आ गया, आंसर नंबर 1 क्या है वो? y इक्वल टू माइनस का x रूट 3 प्लस 10। और सेकेंड आंसर है y इक्वल टू माइनस का x रूट 3 माइनस का 10। ये दो आंसर आ गए। आंसर क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का 100% है? बहुत मैं आ गया क्वेश्चन समझ में? पक्का। अब देखो, क्या एक भी ऐसी चीज थी जो हमने नहीं पढ़ी इस क्वेश्चन के लिए? पढ़ी। सारा खेल लैंग्वेज का था। और लैंग्वेज में अब मैं करने में कुछ बच्चे पता क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? जो लंबी अप्रोच है वो क्या करते हैं, सर इसमें तो ना ये वाली लेंथ का इसका जिक्र किया गया है तो वो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p वाली इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म की, उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लंबा जाएगा उससे, लंबा जाएगा पक्की बात। तो मैं क्यों क्रिएट करूं वो चीज? ठीक है ना? ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं होगा, लेकिन एक्स cos अल्फा में अल्फा दे रखा है आपका, है ना? अल्फा दे रखा है, पी नहीं दे रखा है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, उसका भी तरीका है। वहां से इक्वेशन लिखी, एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू पी। पी की टर्म्स में इक्वेशन आ गई, उसका एक्स जीरो किया और वाई जीरो करा, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर दोबारा यही काम करना। ठीक है ना? बात एक ही, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऑलवेज हमेशा हमें सीधे सीधे तरीके से जाना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म को इस्तेमाल करना लीस्ट प्रायोरिटी रहेगी। समझ आते मेरी? पक्का क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देन 12 देन 14 और 11 की बात करें। तो आज आपकी 2:30 बजे के बाद क्लास नहीं है क्या? 2:30 पे क्लास है आज आपकी? आज नहीं है 2:30 पे? 2:30 पे फ्री होते हो आप शुरू? आज फ्री हो तो बस ठीक है, मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। 2:30 पे करोगे बैठ के? करोगे? स्ट्रेट लाइन का जो मैंने ये टेस्ट ले लिया, इससे अगला जो टेस्ट मैंने देना है वो टेस्ट की बजाय जरा असाइनमेंट दे देता हूँ। मैं लेट मी ट्राई टू फिगर आउट कि उसके अंदर में कोई और चीजें ना हो, तो मैं उनको कटवा दूंगा, बना रखना पहले। ठीक है ना? तो 2:45 से लेकर के वही 1 घंटे का आराम से बैठ के करेंगे, है ना? कोई इशू तो नहीं है? ठीक, बहुत सारी बात। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह, ये डन हो गया, ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अब देखो मजा आता है। ये क्वेश्चन किससे हुआ है? क्वेश्चन 11। अच्छा कैसे कर लिया बता? वैल्यू पुट करके। वरना इसका जेन्युइन तरीका को बताता हूँ। हमने लास्ट क्लास में फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ना शुरू किया था, उसका टाइप 2 किया था। टाइप 2 क्या कहता है? देखो तुम्हें शानदार चीज मिल गई यहाँ पर। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक लाइन है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन है, फिक्स पॉइंट से पास करने वाली, यही मतलब है। अब ये चीज इस क्वेश्चन में जस्टिफाई हो रही है। ये एक्चुअली फैमिली ऑफ लाइंस टाइप 2 का सवाल है।
फाइंड द फिक्स पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द फिक्स पॉइंट, पॉइंट की बात आ गई, ये वही पॉइंट है जो फिक्स्ड है, कौन सा है वो, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन है, समझ आ गई, which passes through these two lines। अब ये दी हुई है लाइन, देखो जरा, 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इंटू x प्लस 3 cos थीटा माइनस का 5 sin थीटा इंटू y माइनस का 5 cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा इक्वल टू 0। हमने तो भैया एक चीज पढ़ी थी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तब बात करेंगे, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये उस फॉर्मेट में तो नहीं, नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, sin थीटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, लिखने की कोशिश करते हैं। ये लिख लिया cos थीटा, अंदर बचा 2x, ये बचा प्लस 3y माइनस का 5 प्लस का sin थीटा लिखा, अंदर में लिखा 3x और माइनस का 5y और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखिए। यहाँ तक कोई टेंशन बात नहीं, पक्का क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस बात में? अब क्या करेंगे, क्या अभी L1 प्लस लैम्डा L2 0 है? नहीं, क्या करेंगे, एक चाल चलेंगे, क्या चाल चलेंगे, पूरी इक्वेशन को cos थीटा से या sin थीटा से डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन को cos थीटा से या sin थीटा, मान लो मेरा बना रहा cos थीटा से डिवाइड कर देता, तो 2x प्लस 3y माइनस का 5 sin y cos करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा टाइम्स 3x माइनस का 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन cos थीटा क्या होता है, 0, 0 अपॉन cos थीटा करेंगे तो क्या आएगा 0। अब नहीं खिला दिया आपको, ये क्या लिखा है L1 प्लस ये क्या लिखा है लैम्डा, ये क्या लिखा है L2, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 को लिखा है L1 और L2, लैम्डा तो कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट है, किसी एक थीटा के लिए बात हो रही है, ठीक है ना, आपने तो थीटा की वैल्यू पुट करी, वही थीटा की बात होगी, ठीक है ना। वो तो अलग बात है, वो क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया, ऑप्शन ना होते या ऑप्शन पुट ना करे जा सकते होते, फिर क्या करते, फिर केवल यही तरीका करते, समझे मेरी बात, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, यहां से अपने पास ये आंसर आ गया। हिंट कैसे हुआ, हिंट कैसे हुआ, जब भी आपको फिक्स पॉइंट का जिक्र करा जाए, गारंटी है वो फैमिली ऑफ लाइन टाइप 2 का सवाल है, और उसका क्या तरीका है कि हम हमेशा इसको L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में लेके आएंगे इक्वल टू 0, कैसे लाएंगे, उसके अलावा जो चीजें x और y के अलावा जो भी चीजें दे रखी है उनको अलग अलग क्लब कर लो और किसी एक में ले आओ, आपकी इच्छा। कल को कोई बच्चा कहता नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, कोई बच्चा कह रहा है सर हम तो साइन थीटा कॉमन लेंगे, ले लो, ये बन रहा है cot थीटा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस 3x माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल टू 0 अपॉन साइन थीटा, जो भी 0 आएगा, कोई बच्चा ऐसा कह रहा है और कह रहा है कि सर अब ये तो L1 प्लस लैम्डा L2 होता है, अब ये तो आ ही रहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, इसको L1 मान लो इसको L2 मान लो, आंसर तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा की जगह लैम्डा डैश मान लिया मैंने, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, हार्डली मैटर, फाइनली लैम्डा हैज टू बी एनी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इट कैन बी लैम्डा, इट कैन बी लैम्डा डैश, व्हाटएवर इट इज। क्लियर होगी बात, पक्का समझ आ गया, दिया क्लियर है, क्लियर होगी बात, बस क्लियर, डन, श्योर। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा बचता है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 की बात कर लेते हैं, 14 क्वेश्चन, a line passes through the point 1,2, एक लाइन पास कर रही है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो सही होगी बात, एक लाइन 1,2 से पास कर रही है 60 डिग्री का, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अरे दोनों को सॉल्व करना, इसको और इसको, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, समझ गए बात, डन होगी बात सबको, पास क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या, a line passing through these two this and the x-axis, a point of this line at a distance of this thing, ये देखो सिंपल बात, पहली लाइन का मतलब है लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखी है उसकी, तो निकाल लो जरा लाइन की इक्वेशन बना लो, y minus 2 is equals to m, m यानी tan 60 डिग्री टाइम्स ऑफ x माइनस का 1, सही है,
तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x माइनस का 1, यानी y माइनस का x √3 इज इक्वल टू 2 माइनस का √3। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ये लाइन की इक्वेशन आ गई, डन होगी बात ये लाइन की इक्वेशन होगी, समझ में आ गई बात ये? बहुत बढ़िया जी। अब अ पॉइंट ऑफ दिस लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 3 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट है। पहली बात है ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक पॉइंट 1,2 से 3 यूनिट की दूरी पर कौन सा फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करोगे? पैरामीट्रिक। मैंने बता रखा है ये बात, एक लाइन के ऊपर r डिस्टेंस की दूरी पर पैरामीट्रिक का इस्तेमाल करोगे। क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस माइनस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। क्लियर है? डन हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? 100% हो गया? कोई और डाउट इसमें? पक्का नहीं है? चलो ये निकालो एलिमेंट से फटाफट से लो। मेरे को एक एलिमेंट की तरफ नई वाली पुरानी वाली कोई भी दिस वन इज न्यू वन, नई वाली के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस का फर्क है ना, सीक्वेंस का। एक एक करके एक्सरसाइज पूछता चलूंगा, बताते चलेंगे कौन सी का डाउट है अगर है। अभी फर्स्ट का तो कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट का 14, ठीक है, फर्स्ट का 14 ओए मेक इट श्योर, चाहे हमारी सारी एक्सरसाइज हो डिस्कस या नहीं हो, इंपॉर्टेंट है जितनी हम करें उसका हमारा किसी का भी एक भी डाउट नहीं हो सकता, ये श्योर हो। ठीक है बात? मान के चलो अगली क्लास में, जरूरी नहीं है मेरे लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास में आऊंगा भाई, पिछली बार हमने 5 एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, इन 5 का एक क्वेश्चन अपनी भाषा में अमेंड करके आपको दे रहा हूं, अपनी भाषा में अमेंड करके दे दूंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है बात? एक बार लीजिए बस। चलिए एलिमेंट्स, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। A point is such that the difference of the squares of its distance from two fixed points is constant and is equal to 2a. Find the equation of its locus. Locus जिसका निकालते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k मानते हैं, हमने मान लिया। क्वेश्चन में क्या कहा? पॉइंट is such that the difference of its squares of its distance from two fixed points, एक a पॉइंट है एक b पॉइंट है, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -a, 0। सही है ना? ये दो पॉइंट्स हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, यानी पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखा हुआ। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस किसका? स्क्वायर्स का, किसके? ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 2a। लोकस निकालना है तो दोस्तों, पी ए का स्क्वायर क्या आएगा? h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। पी बी का स्क्वायर क्या आएगा? h माइनस ऑफ माइनस h प्लस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। कर दो सॉल्व, क्या बनेगा? h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah माइनस h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2ah माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सही है बात यहाँ तक? बस ठीक है, कट कट जाएगा, ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा? के स्क्वायर यहां से आ गया और के स्क्वायर भी कट गया, तो क्या बच गया? 2a इज इक्वल टू माइनस का 4ah, तो a से a कट गया, 2 का 4 आ गया, यानी h की जगह x रिप्लेस करते हैं लोकस के लिए, तो x इज इक्वल टू माइनस का हाफ आ गया। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो डाउट है तो कंफ्यूजन दोबारा पूछिए। अब इसमें क्या है, आपका आंसर में प्लस माइनस दे रखा है, क्यों दे रखा है? कायदे से मुझे नहीं पता यहाँ पर बड़ा कौन है,
पी ए बड़ा या पी बी बड़ा, तो एक्चुअली मोड आना चाहिए। मोड आएगा तो एक्चुअली उस वजह से प्लस माइनस टू आएगा। एक बार टू आ जाएगा, एक बार माइनस टू आ जाएगा, तो एक बार हाफ आ जाएगा, एक बार माइनस हाफ आ जाएगा। ये इसके पीछे का कारण है। समझ गए मेरी बात? पक्का डन होगी बात की? और बोलिए एक्सरसाइज 1 डन, एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ। तू तो कर थर्ड पे आ जाओ। थर्ड को डाउट है क्या? एक्सरसाइज थर्ड की बात करें, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड और थर्ड पार्ट, एक में लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 और बोलो 17 का सेकंड एग्जांपल 19 और बोलो 17 का सेकंड 17 का सेकंड पार्ट और बोलो एग्जांपल 22 और बोलो 22 23 22 भी और 23 भी और भी सोच लो भाई आगे बस ठीक है करना शुरू करो। चलिए पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन 11 नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 और 3। फाइंड द रिलेशन ऑफ टाइम पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ए है और एक बी है। इसका कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर कॉमा 281 और इसका कोऑर्डिनेट है 82 स्क्वायर कॉमा 282। सही है, तो सही है। इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस का 282 डिवाइडेड बाय x माइनस का 82 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y2 2a टाइम्स ऑफ t2 minus t1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 a टाइम्स ऑफ t2 minus t1 into t2 plus t1। सही है, तो t2 minus t1 ऊपर नीचे कट गया, a से a कट गया, ये वाला है। सही है ना? आंसर आ गया, खत्म था। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स योर आंसर। एक्चुअली स्पीकिंग ये जो लिखा है ना 80 स्क्वायर 280, ये क्या है? वो है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक पैराबोला के आगे चल के पढ़ेंगे, है ना? पैराबोला चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, दिस इज डन। अब आपने कहा थर्ड पार्ट भी करना है, a cos अल्फा a sin अल्फा, a cos अल्फा a sin अल्फा, this is a point, a cos beta a sin beta, this is point number b, है ना? इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है। ट्रिगोनोमेट्री का इसके अंदर में इसकी y माइनस का a sin बीटा डिवाइडेड बाय x माइनस का a cos बीटा y2 माइनस y1 a टाइम्स ऑफ sin बीटा माइनस का sin अल्फा डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ cos बीटा माइनस का cos अल्फा। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर sin से पहले sin d लगा दो, sin से माइनस sin d लगेगा तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स sin ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इनटू cos ऑफ बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cos c माइनस cos d 2 टाइम्स cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इनटू cos ऑफ c प्लस d बाय 2 बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऊपर नीचे कट गया, ये ऊपर नीचे कट गया, तो एक्चुअली में tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 रहेगी। दैट्स योर फाइनल आंसर। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2 की बात कर लेते हैं पहले। Question number 17, part number 2. What is the triangle given equation of the median bisecting BC है? चलिए बात करते हैं। 4, 10, 9, minus 4, 4, 10, B point है 9, minus 4 और C point का कोऑर्डिनेट है -1, -2।
एबीसी ट्रायंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग बीसी। बीसी को बाइसेक्ट करने वाली मीडियन की बात करनी है, यानी एडी की इक्वेशन बतानी है, हमें दोनों बराबर करेंगे। ठीक, मीडियन क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो सेक्शन फार्मूला से, 9 - 1/2 -4 -2 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस का 3, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। आप इक्वेशन ऑफ एडी निकालो तो पॉइंट आ गया, खत्म हो गया। क्लियर है, क्लियर। डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब क्या होता है पता नहीं आपसे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, पक्का समझ आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? हो जाएगा मुझे। चलो चलते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल आपने बोला 16 से शुरू होगी। Find the equation of the bisector of the angles between the coordinate axes। ये तो पता ही है, ये तो ऐसे पता लग रहा है, देखो कैसे पता। ये कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाओ। बाइसेक्टर क्या होता है, इस लाइन का, इस लाइन का बाइसेक्टर जो उसके बीच में से निकल रहा हो। मतलब क्या हो कि ये बाइसेक्टर हो, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर का मतलब ऐसे कितना पड़ेगा, 45 डिग्री। कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। और कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और एंगल उसका 45 डिग्री है, स्लोप क्या, उसका आंसर क्या होगा, y = x। सिंपल y = x हो गया, स्लोप 1 हो गई। और दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, इन दोनों लाइन का, जो कि ये लाइन हो जाएगी। अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 + 45 कितना बन गया, 135। स्लोप क्या हो गई, -1। आंसर क्या आ गया, माइनस। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये चाल होती है, क्या है, इसको चाल चाल चलना बोलते हैं। क्या है, इन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन दिया, बाइसेक्टर वर्ड यूज कर दिया। कायदे से बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो जेई के सिलेबस में से कटा हुआ है, ठीक है। और अभी चलते मैंने आपको एक एडवांस का एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर बिटवीन द टू लाइंस। उसको निकालने का एक अलग तरीका है, जो कि इस तरीके से मतलब नहीं सिखाएंगे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो बाइसेक्टर वर्ड लिख दिया, खत्म होगी बात। यहां से ये मान के चला जाता है कि बाइसेक्टर तो सीख लिया बच्चा, लेकिन जो थ्योरी मैं बताऊंगा उसमें बाइसेक्टर मतलब उसके बिना हो नहीं सकता क्वेश्चन। समझ आ रही है? तो इसीलिए मैथ्स का जो एनसीईआरटी वगैरह होती है ये सब बढ़िया नहीं है क्या, चलिए ये वाली बात भी होगी। चलो 16 के बाद आ गया 19, 22, 23। 19 क्वेश्चन, find the equation of diagonals of a rectangle. The equations of whose sides are a dash, b dash। ठीक है, देखो जरा, एक रेक्टेंगल की बातें करनी है। एक इक्वेशन है x = a, एक है x = a डैश, एक है y = b और एक है y = b डैश। इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। a डैश है, b डैश है। अब x = a कौन सी लाइन होगी मुझे बताओ। मैंने मान लिया अपनी मर्जी से ये लाइन x = a बोल सकता हूँ, ये लाइन a बोल सकता हूँ x को, बोलो बोलो। x equal to something is a line parallel to the y axis। बात कर रखी है हमने ऑलरेडी, क्लियर है। ये x equal to a है, ये हमने कह दिया x equal to a डैश है, ये हमने कह दिया y equal to b है, ये हमने कह दिया y equal to b डैश है। तो इन सबको मिलकर के एक रेक्टेंगल बन गया, कौन, a b c और d। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। x तो a है, y कितना है, b। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a डैश कॉमा b। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a डैश कॉमा, अच्छा ये b डैश, a डैश कॉमा b डैश। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a कॉमा b डैश। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या मैं डायगोनल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। एक डायगोनल, एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, स्ट्रेट लाइन की, खत्म होगी बात। नहीं समझ आया, बोलो। पक्का क्लियर, पक्का समझ आ गई।
100%। कोई कंफ्यूजन टेंशन चलने आगे? पक्का हार्दिक समझ आ गई बात? ऐसे का क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बी हो गया, 16 बी हो गया, 22 23 की बात कर रहे हैं। 22nd क्वेश्चन। The line joining the 2 points is rotated. ये तो मैंने क्लास में कराया, मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन किस तरह होगा पर जी आपने नोट्स बताइए, नोट्स पढ़ो ठीक है। और कौन सा 23, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of the milk each week at 14 rupees per liter, ठीक है, and 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter, ठीक है। Assuming that a linear relationship between the selling price and demand, how many liters should he sell weekly at 17 rupees per liter, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, ऐसी किसी भाषा में बात कर लेते हो, पी सेलिंग प्राइस रख लिया, डी डिमांड है ना, डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में तो उन्होंने बात करना है, रिलेशन निकालना है। पी आपने रख लिया सेलिंग प्राइस पर लीटर का, और डी इन्होंने कर दी डिमांड, और पी को अलोंग द एक्स एक्सिस रख लिया और डिमांड को वाई एक्सिस के अलोंग रख लिया। इसमें कहीं तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना, ठीक वैसी बात जैसे फिजिक्स के अंदर में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ रखते हो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ रखते हो, वैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। और डी अलोंग वाई एक्सिस, तो अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आ गया 14,980, वैसी बात है जब एक्स एक्सिस के अलोंग प्राइस को रखा है सेलिंग को, तो 14 कब हो रहा है जब 980 लीटर मिल्क बेचा जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है 16,1220, ये बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर? ये पॉइंट्स आ गए दोनों, इन पॉइंट से वो ग्राफ पास कर रहा है, तो ये 6 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो डी के अंदर, जहां पर डी आपने y को माना और p आपने x को माना, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। समझ में आ गई? y और x में यानी p और d में एक रिलेशन आ गया, दोनों की बात ये जैसे रिलेशन आया तो आपके पास when p is equal to 17, वो पूछ रहा है p 17 है, d निकाल तो वैल्यू पुट करके खत्म हो गई बात, आगे समझ में? पक्का? पक्का श्योर? कोई टेंशन बाजी नहीं? 100%? उल्टा कर लो कभी कभी, पी और डी की बजाय डी और डी मान लो। अच्छा ये कैसे पता चलेगा? देखो उसने क्वेश्चन ये कह दिया assuming a linear relationship, क्या है लीनियर रिलेशन किसमें होता है, एक्स और वाई सिस्टम में होता है, वरना तो मुझे कैसे पता था कि इनके बीच में लीनियर रिलेशन। अब देखो एक चीज सोच के देखो, मान लो चलो हमने पी और डी यहाँ पर भी मान लिया, एक पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरे पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया, इन दो पॉइंट से पास करने के लिए तो मैं यहाँ से ऐसा कर्व भी बना सकता हूँ, ऐसा कर्व भी बना सकता हूँ। मुझे कैसे पता चला ऐसी सीधी लाइन होगी, जब दिया है क्वेश्चन में सीधी लाइन है, इसलिए ऐसा किया, वरना नहीं कर पाते। समझ गया अपन? ठीक है ना? आपको ये मेंशन होना चाहिए किस तरीके का रिलेशन है, हाँ वो रिलेशन क्या निकलेगा यूजिंग द गिवन कोऑर्डिनेट्स हम निकाल। समझ आ गई? हाँ भैया क्लियर? एंड समझ में आ गई बात? श्योर? चलो ये एक्सरसाइज करना होगी 9.4 पे आ जाओ, 9.4 पे क्वेश्चन नंबर 6 9.4 पे, ठीक है जी? बोलो बोलो भाई। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 और बोलो एग्जाम्पल नंबर 17 और 18। कौन क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल 11 और बोलो। और मुझे ऐसा लग रहा है तो एग्जाम्पल पढ़ता है बस खाली, तूने एक्सरसाइज का पिछली बार भी एक भी डाउट नहीं पूछा, पिछले वाली का हो गई थी, झूठ तो नहीं बोल रहा, पक्की बात नहीं बोल रहा ना? क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 बस, अभी कोई डाउट नहीं है, मतलब काम नहीं करा हमने, करा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, एक मिनट एग्जाम्पल पर डाउट, क्वेश्चन
आपका एग्जाम्पल वर्क आउट है, राइट? क्वेश्चन हो गया आपसे बार बार, तो पर भी बताएगा अभी, देखते चलो। ठीक है, और बस डन है। एक्सरसाइज साथ में क्या, इसके क्वेश्चन साथ में कारण भाई साहब क्यों नहीं करे आगे? और ओ अच्छे कैसे लगते हैं? क्वेश्चन का अच्छा लगना और बुरा लगना क्या होता है? मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ लिया, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तभी तो एग्जाम्पल कर रहे हैं। चलो भाई एक्सरसाइज पे आया करते हैं 6 12 15। फोर्थ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find the equation of line passing through the point 7, 9. Okay. And which is such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 3:1. So equation of line passing through 7, 9. पहले एक लाइन बना देते, ये रही कोई, लेट्स से 7, 9 से पास कर रही है, ठीक है, and such that portion of it between the axes is divided by the point. Portion of it between the axes वो कौन है? A पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, 0, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट B, 0। वो पोर्शन इस लाइन का जो एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट हो रखा है वो AB है। समझ में आ गई बात? वो कह रहा है पोर्शन ऑफ इट इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 3:1। इसको P मान लिया पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है PA अपॉन PB 3:1 दिया हुआ है। PA अपॉन PB 3:1। हमेशा X to Y चलते हैं, इधर से इधर नहीं चलते, स्टैंडर्ड भाषा होती है। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? कोई डाउट हो तो पक्का? तो बस सही है। अब क्या करेंगे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। किससे पास कर रही है? 7, 9 से। तो 7 बाय a प्लस 9 बाय b इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन आ है, एक और रिलेशन आ जाएगा तो बन जाएगी बात। बोलो बोलो, पक्का क्लियर है? तो हमने क्या करा, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x कोऑर्डिनेट है ये बन गया 3:1, सही है ना? तो आपके पास 7 इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस 3 इंटू ये 0, आएगा, गलती से लिख दिया 0, प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। खत्म बात। 4 इंटू 7 28 इज इक्वल टू ए। क्लियर हो गया? नो कंफ्यूजन। अगला पार्ट ये क्या लिखेंगे, 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो 3 इंटू 4 12, बी की वैल्यू आ गई 12। खत्म बात, इसकी जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ए और बी आ गया, वैल्यू पुट करता था। समझ में आ गई? पक्का क्लियर? 100% हो गई, नो टेंशन बाजी। हरदीप समझ में आ गई बात? चलो सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 और 15 की बात कर रहे हैं, पहले 12 को स्टार्ट करेंगे। बोला शुरू करें। इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 units and angle between the axis and perpendicular is 15 degree। अरे ये तो वही फॉर्मेट हो गया।
कोई हो गया नॉर्मल फॉर्मूला, ये तो दे रखी है सारी चीजें, समझ आ गए, पक्का बताने की जरूरत तो नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। क्या बच रहा है क्वेश्चन नंबर 15। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच passes through -2, 3, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे यार स्लोप दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, देखो स्लोप कितने आ गए, tan 30 डिग्री तो आ गई स्लोप, और पॉइंट दे रखा है y - 3 upon x + 2 = tan 30 which is 1/√3। आंसर आ गया, खत्म हो गई बात, क्लियर। चलो जी ये वाला पार्ट खत्म हो गया। एग्जांपल नंबर 11 और शुरू करते हैं। 11, 12, 17, 18, 16। 16 क्वेश्चन में क्या है, वही है पैरामीट्रिक, पढ़ जाते पढ़ क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर along a line making an angle। चल मैं करके बता रहा हूँ, है वही चीज पैरामीट्रिक की, करके बता रहा हूँ। दो के कोई बात नहीं, बता distance of this point from this line। लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x - का 3y + 9, ये बनाएंगे रचना। ये एक लाइन बना रखी है 2x - 3y + 9 = 0, ठीक है, ये एक लाइन दे रखी है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, पॉइंट क्या दे रखा है 2, 3। अगर सिंपल क्वेश्चन होता 2, 3 से डिस्टेंस है फिर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने क्या बोला, इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मान लो कोई एक लाइन है ये इस एंगल ने मान लो 45 डिग्री का एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है इस लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, मतलब पी ए बताना है, पी ए इज पैरेलल टू दिस लाइन। समझ में, पी ए जो है नहीं समझ में आती, एक्स एक्सिस बना देता हूं तब समझ में आएगी ये लाइन है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पी पॉइंट यहां कहीं लाइन कर रहा है, क्या कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3 ये रहा। ये कह रहा है इस पी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। अलोंग दिस लाइन का मतलब है ये अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन, ये डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। समझ में आ गई ना सब, इस बात का ज्योमेट्रिकल मतलब ये होता है। क्लियर हो गया सबको, यानी इसका एंगल 45 डिग्री है तो इसका भी स्लोप क्या आ गई 1, यानी 45 डिग्री। क्लियर होगी बात, पक्का। ये पॉइंट, ये लाइन इस लाइन को ए पॉइंट पर आकर के मीट करी, ए पॉइंट पर आकर के मीट करी। क्वेश्चन कह रहा है एपी क्या होगा, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ यार पक्का क्लियर। एपी की वैल्यू चाहिए अपने को, डन हो गई फॉर श्योर। यानी ए का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाएगा तो देखना ए का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा बता देना। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, पहला तरीका, अगर मैं इक्वेशन ऑफ एपी निकाल लूं, एपी की इक्वेशन निकाल सकता हूं, हाँ जी, y - 3 = m टाइम्स ऑफ x - 2, यानी y माइनस का x = 3 - 2 is 1। सही है क्या, ये किसकी इक्वेशन आ गई एपी के। एपी की इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर दो, दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दोगे तो कौन आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है, नहीं समझ आया दोबारा पूछे, बोलो क्लियर, दिया समझ में आ गई, हाँ जी पक्का क्लियर है आपको, नहीं है दोबारा फिर मैंने कहा ये पी पॉइंट इस लाइन से डिस्टेंस ही अलोंग दिस लाइन,
along this line इसके पैरेलल बना लेंगे। इसकी स्लोप 1 थी, एंगल 45 डिग्री है, इसकी स्लोप 1। इस लाइन की इक्वेशन निकाली, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। क्लियर होगी? ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इसके साथ में जो इक्वेशन है सॉल्व कर लूंगा तो पॉइंट ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो लाइन तो आगे तक जा रही है, इसका क्या टेंशन? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया मैंने, एक ए आ जाएगा। ए कैसे आएगा? यहाँ से लिख लो y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। कर दो सॉल्व, 2x माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3x इज माइनस का x, माइनस का 3 प्लस 9 इज प्लस का 6 इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। x आ गया 6, y आ गया 7, तो यानी a का कोऑर्डिनेट आ गया 6, 7। अब आपके पास AP क्या आ गया? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। खत्म हो गई फिर। पक्का लगा? कौन से भी तो आता था दोबारा बोलो। हाँ वही सेकंड तरीका पैरामीट्रिक है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट कहा इन्होंने, समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या है? ये आंसर आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? दूसरा तरीका है, ये पॉइंट दे रखा है, ये m की वैल्यू दे रखी है 1, मतलब एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। मतलब जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मैं मान लूंगा 2 प्लस r इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉमा 3 प्लस r इंटू साइन 45 डिग्री। सही है क्या? ये किसका कोऑर्डिनेट आया? ए का। किसका कोऑर्डिनेट आया? ए का। कैसे? वाया पैरामीट्रिक फॉर्म। कैसे? वाया पैरामीट्रिक फॉर्म। आपको टेंशन इस बात की नहीं लेनी है ऊपर जाना कि नीचे जाना है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऊपर वाला ले लो, अपने आप आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। आर क्या है? डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? एपी। आर क्या है? डिस्टेंस है। अगर आर की वैल्यू, इसको इक्वेशन को सॉल्व, कौन सी इक्वेशन को? अब ए पॉइंट कहां लाई कर रहा है? लाइन पे। कौन सी लाइन पे? गिवन लाइन पे। यानी 2 इंटू एक्स, एक्स ये रहा 2 प्लस आर बाय रूट 2, प्लस प्लस है कि माइनस है? माइनस का 3 टाइम्स वाई, 3 प्लस आर बाय रूट 2 प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? आर। आर पॉजिटिव आ गया तो सही है, आर नेगेटिव आ गया तो उसका मॉड लगा के आंसर लिख दो। नेगेटिव आने का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? जो तुमने बात मानी वो गलत है। क्या माना? तुमने ऊपर जा रहे थे, होना क्या चाहिए था? नीचे जाना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो आ रहा है ना, डजंट मैटर। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जब तक नहीं क्लियर है ना तब तक चीजें नई बात बनेगी। आपको स्ट्रेट लाइंस में टाइम लगेगा, बस स्ट्रेट लाइन आपका हद से 2-3 क्लास और लोगों में समझ कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग डिस्कशन भी है आपका। ठीक, उसके बाद हम लगाएंगे सर्कल। पूरी कोशिश रहेगी इस महीने में हम सर्कल को खत्म कर देंगे, थोड़ा लंबी क्लास लेकर के कुछ कोशिश करेंगे पूरी की पूरी, है ना। आज क्या तारीख हुई है अभी? 2 क्लास और मुझे, 2 से 3 क्लास और स्ट्रेट लाइन के लिए चाहिए, जो मेंस और एडवांस दोनों के टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, जो मेन के तो हो गए, एडवांस के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर 2 to 3 और क्लासेस मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन की। ठीक, और फिर हम सर्कल इस महीने में खत्म कर देंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, फिर आपके क्या क्या चैप्टर बच गए? कॉनिक सेक्शन बच गया। कायदे से कॉनिक सेक्शन स्कूल लेवल का तो इतना सा, लेकिन हमें टाइम लगेगा उसके अंदर। और क्या बच रहा है कॉनिक सेक्शन के अलावा? 3D बच रहा है, प्रोबेबिलिटी बच रहा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बच रहा है, यही है ना, और स्टैटिस्टिक्स बच रहा है। ये सारे चैप्टर बहुत छोटे हैं। 3D एक क्लास में हो जाएगा, एक मैक्सिमम एक भी ज्यादा करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, सर्कल खत्म करने के बाद ना हम कर लेंगे ये वाले चैप्टर, एक 3D कर लेंगे और एक कर लेंगे आपका कौन कौन सा बोला 3D के बाद? क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, और एक और लिमिट डेरिवेटिव। लिमिट डेरिवेटिव करेंगे बिल्कुल आखिरी में, वो चैप्टर का 12th से लिंक है। ठीक, तो हम कर देंगे सर्कल के बाद करेंगे 3D, 3D के बाद करेंगे स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बाद करेंगे कॉनिक सेक्शन। इससे क्या होगा ना, बीच में तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों हार्डली आपको, मतलब ये एक क्लास का है और ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्लास, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास का ये निपट जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर में। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस वाला भी खींच जाएगा, पेपर में जो आ रहा होगा मान लो स्कूल में। और कोनिक सेक्शन में टाइम लगा होगा, कोनिक सेक्शन मान के चलो महीना लगा,
है ना। टेंटेटिवली महीना तो लगेगा, क्योंकि वहां टाइम लगता है, पैराबोला में टाइम लगता है, इलिप्स और हाइपरबोला में नहीं टाइम लगेगा। ठीक है ना, एलिप्स और हाइपरबोला में ना प्लस और माइनस का फर्क है, तो ज्यादा मतलब कोरिलेशन इजीली हो जाता है। और फिर आपका बच जाएगा क्या, एक और सिलेबस में क्या बच रहा है, दो चैप्टर बच जाएंगे, एक प्रोबेबिलिटी और एक लिमिट डेरिवेटिव। ठीक है ना, वो आपका हद से ज्यादा 2 हफ्ते लग जाएंगे, तो मान के चलो 15 जनवरी से पहले पहले सिलेबस निपटा देंगे। 15, अब 20 जनवरी मान के चलो मैक्सिमम, 20 जनवरी तक आपका सिलेबस मुझे निपटाना है। और फिर हम 20 जनवरी से लेकर के टेंटेटिवली 20 फरवरी तक हम करेंगे रिवीजन दोबारा। ठीक है, और 20 फरवरी से लेकर के टेंटेटिवली 20 मार्च तक हम जब तक 12वीं नहीं शुरू करते, 12वीं मान के चलो 10 और 20 मार्च के बीच में शुरू करेंगे, तब तक हम करेंगे, सारी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी होगी, उनके ऊपर एडवांस करूंगा मिक्स मिसलेनियस करके, जिसके लिए मैंने आपके लिए मैंने लगभग लगभग 30 to 40 डीपीपीज अलग बना दी मिसलेनियस डीपीपी नाम से। डन होगी बात, क्योंकि एक बार हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, एडवांस का चल रहा है तुम्हारा साथ साथ चलता रहेगा। और ये जो चैप्टर है ना आपके, कृपया करके एक मेरी बात मान लीजिए, और 100% 3D की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, और लिमिटेड डेरिवेटिव, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, ये चारों 12वीं में आपके पास आएंगे। अभी हम इसका ट्रेलर भी मूवी का किसी का, उसको टीजर बोलते हैं, 2 मिनट का आता है ना, 2 से 2.5 मिनट का, ये टीजर भी नहीं है ना, ये समझो 1 मिनट का काम करता है। तो इनका हम कोई भी केवल और केवल स्कूल लेवल की चीजें पकड़ेंगे और कुछ नहीं पकड़ेंगे अभी, वरना 3D तो 12वीं क्लास में अब खत्म हुआ है। 3D इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 12वीं कक्षा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इन सब का केवल एलिमेंट्स का किताब का हमने काम करना और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, डन होगी बात। और सारा दिमाग हम कोडिंग सेक्शन में लगाएंगे मेजरली। डन, चलिए, तो अभी कौन सा क्वेश्चन बचा है, ये तो हो गई। अब इसका आपने मेरे को डाउट्स ये वाले 11 12 17 18 ये पूछे, ये बता देता हूँ, सुन लो जरा। एक्चुअली आपका फैमिली साइंस टाइप 2 भी खत्म हो गया ये मान लो, क्योंकि जो 11th क्वेश्चन है वो भी फैमिली साइंस 2 का ही है, बता रहा हूँ कैसे। A straight line moves so that the sum of the reciprocal of its intercept made of the axis is constant. इंटरसेप्ट की बात हो रही है, दोनों एक्सिस पर बात हो रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये मान ली हमने इक्वेशन, क्लियर है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कौन है इसका, एक्स इंटरसेप्ट, ये उसका रेसिप्रोकल क्या है, और वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या लिखा है क्वेश्चन में, इस सम कांस्टेंट मैंने के मान लिया, इस सब कांस्टेंट मैंने इसको के मान लिया, क्लियर होगी बात ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ले जाओ खत्म बात, इसको ले लो 1/k लिख लो नीचे, ये 1/k a प्लस 1/k b इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख लो, के नीचे आ गया, के ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, बोलो ओके, समझ आ गई बात, ऐसा क्लियर। अब अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करूं, क्या नजर आ रहा है, एक्स क्या है, वाई क्या है, के क्या था, फिक्स पॉइंट, 1/फिक्स पॉइंट इज ऑल्सो अ, खत्म खत्म, क्लियर हो गया? समझ आ रहा है, पक्का क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम, अरे इसका डाउट है 12, वही तो है नॉर्मल फॉर्म, इसका डाउट है, किसी का नहीं है यार, ऐसे मत करो यार, तो तेरा लग रहा है पक्का नहीं है, और ओके मेरा बार बार जीरो 17 17 इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 2, 3 making an angle 45 degree with the x-axis, determine the length intercepted on it between the point P and this line। अरे पैरामीट्रिक वाले सवाल है, दोबारा पढ़ो, जो भी 16 बताया वैसे ही है, मगर पढ़ो जो आपने 16 पूछा, वही क्वेश्चन है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
हर्षिता पढ़ो क्वेश्चन को, किताब कहाँ है हर्षिता? मोबाइल पे, बिल्कुल गलत था। जब आज हमें डिस्कशन करना था और मैसेज भी स्पेशली आज डाल भी दिया था, मैसेज गलत था, लेके आ। मैं हर दिन क्लास में थोड़ा ना जरूर लेके आऊँ, उस दिन मैंडेटरी को, ठीक है ना। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ एक्स। लाइन की इक्वेशन का सब कुछ दे रखा है। डिटरमाइन द लेंथ intersected on it between the P point and this line. P point और एक इस लाइन के ऊपर, कुछ आ रहा है समझ में? ये एक लाइन है जो दे रखी है हमको, जिसके ऊपर P पॉइंट लाइन कर रहा है। P पॉइंट कितना कोऑर्डिनेट है? 2,3। स्लोप कितनी है? मतलब स्लोप आ गई ना, सही होगी बात? क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कहा? डिटरमाइन द लेंथ इंटरसेप्टेड ऑन इट बिटवीन P एंड दिस लाइन। एक और लाइन है, इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इस पॉइंट, इस लाइन का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन दिस पॉइंट एंड इस लाइन पर, यानी AP पूछा गया है। AP तो पूछा गया, नहीं समझ आएगा। A के लिए क्या करोगे? फिर दोबारा वही काम, x1 प्लस आर cos थीटा, y1 प्लस आर sin थीटा। x1 कौन है? 2, y1 कौन है? 3। ये क्या मान लिया? r। तो ये a का कोऑर्डिनेट मान लिया 2 प्लस r बाय रूट 2, 3 प्लस r बाय रूट 2। ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? इस पे। क्या करेंगे इसको? r आ गया आंसर। नहीं समझ रहे? अच्छी तरह क्लियर है बात? हाँ भाई, सबको क्लियर? मिश्र क्लियर है? क्लियर भाई? डन। अब कौन सा बच रहा है? 18। 18 सुन लो, आखिरी सवाल। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन measured along this line। अरे यार ऐसे कराया तो अभी यार, measured along वाली बात, स्लोप क्या होगी? -1। समझिए ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। समझ आ गई बात? पक्का बताना है या हो जाएगा? मतलब बताना है, हो जाएगा पक्का? श्योर? तो ठीक, आज मैंने आपको 4th एक्सरसाइज तक निपटारा कर दिया है ना।